प्यारे बच्चों, क्लास 10th के सभी यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए मैं एक शानदार चैप्टर लेकर आया हूं और उस चैप्टर को आप यदि बढ़िया से समझ लेते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से तो निश्चित रूप से उस चैप्टर का हर एक सवाल बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को इस चैप्टर के विषय में बताना चाहता हूं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिस चैप्टर का नाम है, और ये बहुत शानदार, ये ऐसा चैप्टर है, इस पर आप फिजिक्स का पूरा कोई चैप्टर लगा सकते हो और मैथमेटिक्स के कई टॉपिक लगा सकते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ऐसे स्थिति में इसका नाम है कार्तीय तल। कार्तीय तल इस चैप्टर का नाम हिंदी में हम कहते हैं। तो इस कार्तीय तल को बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, लेकिन मैं घबराने नहीं दूंगा, आपको विश्वास दिला रहा हूं। आइए मैं इस चैप्टर को अभी स्टार्टिंग पर लेकर चलता हूं और इसके डायरेक्शन के विषय में समझाना चाह रहा हूं। जैसे यह हॉरिजॉन्टल रेंज में जो जाता है इसे हम एक्स डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स डायरेक्शन। और इसे हम कहते हैं वाई डायरेक्शन। यह वाई डायरेक्शन है। इसे हिंदी में वाई अक्ष कहते हैं और इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। ये जो तल है यह मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाता है। यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। इसे हम सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट। और ये जो मेरा होता है यह मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट होता है। और ये जो तल होता है यह मेरा फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। ऐसे स्थिति में यह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोऑर्डिनेट है। यह एक्स डायरेक्शन में यह मेरा बिंदु है जो ओरिजिन कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? मूल बिंदु कहते हैं। यह एक्स डायरेक्शन का इसका जो पॉइंट होता है यह 0 और वाई डायरेक्शन का भी 0। इसका जो निर्देशांक होता है, कोऑर्डिनेट होता है, वो 0 और 0 होता है। ऐसे हम एक्स डायरेक्शन में जैसे हम इधर चलते हैं और एक्स डायरेक्शन में ओरिजिन के जितना हम लेफ्ट साइड में चलेंगे, जितना हम राइट साइड में चलेंगे वह प्लस में चलेंगे। और ऐसे स्थिति में 7, 8, 9 इस डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस में चलेंगे। ऐसे स्थिति में यह माइनस में चलेंगे। वाई वर्टिकल रेंज में जैसे हम वाई डायरेक्शन में ओरिजिन के ऊपर हम जाएंगे तो ऐसे स्थिति में यह सब प्लस में जाएंगे। ऐसे स्थिति में हम प्लस में जाएंगे। इस डायरेक्शन में यदि नीचे की तरफ मैं आता हूं तो यह -1, -2, -3, -4, -5, -6। अक्सर पहले जब पढ़ा जाता था तो एक ग्राफ की कॉपी आती थी, अब भी आ रहा है, लेकिन अब उसका ज्यादा बच्चे यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह ग्राफ पर बहुत शानदार तरीके से सेट होता है, लेकिन मैं ऐसे तरीके से भी सेट करना चाहता हूं। अब सपोज दैट मामला ये आता है कि मेरे पास कुछ बिंदु आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह का आ जाए कि -1 और 2, और ऐसी स्थिति में 3 और 5, 6 और -7 और -3, -3। यह बड़ा होने के नाते थोड़ा सा कम ले लेंगे, क्या दिक्कत है? यह 2 हो जाए और -3 हो जाए। इसको हमको बताना है कि किस कोऑर्डिनेट में है। परीक्षा में यह पूछता है कि ये जो जितने बिंदु हैं, जितने पॉइंट हैं, यह किस कोऑर्डिनेट में है। तो इसको बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसा कि इसमें हर दोनों में सब में प्लस और प्लस कोऑर्डिनेट, और इसमें माइनस और प्लस होता है, और इसमें माइनस और माइनस होता है, और इसमें हम जाएंगे तो पहले प्लस और बाद में माइनस होता है।
इसे हिंदी में हम भुज कहते हैं पहले वाले ऑप्शन को, और इसे हम कोटि कहते हैं। इसे भी हम भुज कहेंगे और इसे हम कोटि कहेंगे। इसे हम भुज कहेंगे और इसे हम कोटि कहेंगे। इसे हम भुज कहेंगे, इसे हम कोटि कहेंगे। यह भुज वाला ऑप्शन पहला x होता है, दूसरा y होता है, और इसमें पहला भुज वाला जितना होगा वह x होगा और यह y होगा। यह मेरा x और y होगा, यह मेरा x और y होगा। अब कंडीशन यह है कि मेरे पास यह टॉपिक है, इस टॉपिक को हमको दिखाना है माइनस और 2 किस डायरेक्शन में, किस कोऑर्डिनेट में होगा। तो मेरे पास -1 और -2 है। तो देखेंगे यह पहला वाला ऑप्शन x है, दूसरा वाला y है। या ऐसे हम बना लेंगे, अगर दिया रहेगा नहीं उसका मान तो हम ऐसे बना लेंगे। और यह मेरा x है, यह y है, यह मेरा x है, यह y है। पहले बिंदु हम लाते हैं x इस a वाले को, -1 और 2, यानी x डायरेक्शन में एक और है कहां चलने के लिए, -1। x डायरेक्शन में देखेंगे कहां चलना है, -1, और y डायरेक्शन में कहां चलना है, 2। y डायरेक्शन में, यह y डायरेक्शन है, इसमें कहां चलना है, 2। यानी यह वह बिंदु होगा जो a होगा और जिसका नाम होगा -1 और 2। यहां दिखाया गया है पहले माइनस बाद में प्लस, पहले माइनस बाद में प्लस। इस प्रकार यह किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। ऐसे मेरे पास बी वाला ऑप्शन है 3 और 5, यानी x पर कितना चलना है 3 और y पर चलना है 5। यानी x, यह मेरा x डायरेक्शन है और इसमें +3 कह रहा है चलने के लिए, तो हम +3 चल दिए। और y पर कह रहा है +5 जाने के लिए, y डायरेक्शन में +5, यह ऑप्शन है। ऐसे यह ऑप्शन जो हो गया यह मेरा क्या हो गया 3 और 5। और इसको पूछ रहा है कि किस कोऑर्डिनेट में है, तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। ऐसे मेरे पास सी ऑप्शन आता है, सी कर रहा है 2 और -3, यानी x वाला भुज वाला प्लस में 2 और y वाला -3। तो x पर हम +2 चलेंगे, x पर +2 यहाँ आ गए, और y पर -3, y डायरेक्शन है तो यहाँ मेरा 3 है। यानी यह बिंदु हो गया, यह क्या मेरा 2 और -3, अर्थात यह किस डायरेक्शन में हो गया, फोर्थ डायरेक्शन में। देखो प्लस और माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस। इस प्रकार इस डायरेक्शन का नाम क्या हो गया, फोर्थ डायरेक्शन, फोर्थ डायरेक्शन हो गया। ऐसे मेरे पास डी वाला ऑप्शन आ गया। डी वाला किस डायरेक्शन में है, तो देखोगे माइनस माइनस, यह दोनों माइनस माइनस है। x पर कितना चलना है -3, और y x पर कितना चलना है -3, यह y x है, ओरिजिन के नीचे आएंगे तो यह मेरा -3 होगा। यानी यह बिंदु दर्शाएगा क्या, -3 और -3। इस प्रकार कितना हुस आ जाए मेरे पास निर्देशांक, और उसको आप इस फिगर को यदि समझ लिए हैं तो किस डायरेक्शन में कौन है उसको देखकर बता सकते हो उसके सिंबल के अनुसार। जैसे इसके आगे माइनस और प्लस था तो मैंने कह दिया कि यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यह मेरा कितना है सेकंड कोऑर्डिनेट, यह माइनस है प्लस है, यह मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया। और ऐसे स्थिति में मेरे पास 3 और 5 है, तो यह किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, दोनों प्लस में है। तो ऐसे इस डायरेक्शन को हम नाम दे देते हैं। अब मसला ये आता है, यहां तक तो बच्चे समझ लेते हैं। अब यह आता है कि किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। अगर मेरे पास सपोज दैट यह मेरा बिंदु यह है और यह बिंदु मेरा ये जो मिला हुआ बिंदु है, मान लेंगे यह बिंदु है या यह बिंदु है या यह बिंदु है, तो कहेगा पूछता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो अगर मेरे पास यह बिंदु को हमने क्या किया, मिला दिया, इस बिंदु को हमने मिला दिया, और परीक्षा में यह पूछता है
कि यह बिंदु ए है और यह बिंदु बी है, ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी? तो यदि मान लेंगे यह मेरा x1 है, यह y1 है और यह मेरा x2 है और y2 है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है यदि मुझे, तो इसके लिए यहां से इसका नाम दिया जाता है d, और d बराबर रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। किसी बिंदु, चाहे हमको यहां से इसको ज्ञात करना हो, चाहे यहां से हमको इसको ज्ञात करना हो, इसको x1 y1 x2 y2 चाहे इसको मान सकते हो, चाहे आप इसको मान सकते हो, किसी को मान सकते हो। ऐसा नहीं कि हमने इसी को मान लिया और इसको y, तुम भी किसी को मान सकते हैं आप लोग। तो ऐसे स्थिति में ये तो रहा मेरा कोऑर्डिनेट का फिगर है। अब इसमें बहुत ऐसे फार्मूले होंगे जिसको आपको समझना होगा। आइए इस फार्मूले को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। इस कोऑर्डिनेट में क्लास 10th के लेवल का जितना फार्मूला होगा मैं आज इस कोऑर्डिनेट पर, इस फिगर पर समझाने का प्रयास करूंगा और संभवतः निश्चित रूप से आप समझ लेंगे, और कोई जितने सवाल होंगे सभी सवालों को आप लगा सकते हैं। आइए आपको मैं दिखाता हूं। इस कोऑर्डिनेट के बाद मेरे पास ऑप्शन क्या होता है। अब देखेंगे फार्मूले को, फार्मूले कैसे बनते हैं और कहां वह बिंदु होता है। बच्चे इसको नहीं क्लियर कर पाते हैं डायरेक्ट, जब तक इसका फिगर नहीं दिमाग में बैठेगा तब तक सवाल नहीं लगने वाला है। आइए मैं बताता हूं। मैं इस कोऑर्डिनेट का एक फिगर बनाना चाहता हूं और ऐसे यह एक फिगर बनाना चाहता हूं। मेरे पास यह मेरा y डायरेक्शन है, अभी पिछले फिगर में मैंने बता चुका है। यह मेरा x डायरेक्शन है, ऐसे x डायरेक्शन है। यह मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड में जितना x में चलेंगे वह प्लस में चलेंगे ऐसे, और ओरिजिन के जितना हम लेफ्ट साइड में चलेंगे वह सब क्या चलेंगे, माइनस में चलते हैं। यह माइनस में वैल्यू होती है। और ऐसे ओरिजिन, अब यह मेरा वर्टिकल रेंज में आएंगे तो y डायरेक्शन में जितना मैं ऊपर की तरफ चलूंगा वह सब के सब प्लस में होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ओरिजिन के नीचे की तरफ मैं आऊंगा तो वह सब निगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसा मेरा कोऑर्डिनेट बन गया। अब इसमें यह पूछ लेता है किसी दो बिंदुओं के बीच की फार्मूला, अंतः विभाजन, बाह्यतः विभाजन, किसी दो बिंदुओं में कैसे क्या होता है, कैसे हम ज्ञात करते हैं, कैसे तीन बिंदु संरेख होते हैं, कैसे इसमें ट्रायंगल बनता है, उसका फिगर मैं जानता हूं। तो फिगर यदि मेरे दिमाग में बन गया तो निश्चित रूप से सवाल लग जाएंगे। तो आइए मैं आप सभी लोगों को बताना चाह रहा हूं कि मेरे पास एग्जाम्पल, मेरे पास एग्जाम्पल आ जाए कि यदि a बराबर 5 या a बराबर 2 और 3 हो और b बराबर -3 और 4 हो, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। बड़े शौक से मेरे पास तो फार्मूला हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन इस फार्मूले को कैसे हम फिगर में अपने दिमाग में कैसे बैठाएंगे कि हाँ यह इस कोऑर्डिनेट में होगा। जैसे यह मेरा x है या y है, यह x है या y है। x में कह रहा है कि +2 चलना है, x में मैं +2 चल दिया। y में कह रहा है +3 चलने के लिए y में +3 मैंने चल दिया। यानी यह बिंदु मेरा क्या हो गया बेटा, 2 और 3 हो गया। यह बिंदु मेरा क्या हो गया, a हो गया। सपोज दैट b, x पर -3, x पर -3, y पर कह रहा है 4, y पर +4, यह मेरा यह बिंदु हो गया जो क्या बताया, -3 और 4 को, और यह मेरा क्या हो गया, b। यह मेरा बिंदु b हो गया। मैं ऐसा इसलिए बनाया कि बच्चे समझ लें इस चीज को। और मैं कह रहा हूं a और b के बीच की दूरी बताइए। क्या कह रहा हूं, a और b के बीच की दूरी क्या होगी। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कोऑर्डिनेट में कैसे ज्ञात करेंगे। यह मेरा b है, यह मेरा a है, तो इनके बीच की दूरी मान लेंगे, माना क्या है, यह d हो गया।
इस डी की फार्मूला हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमको यहां पर x1 और y1 और यहां पर x2 और y2 बीच में कामा जरूर देंगे। मैं इसको भी x1 y1 मान सकता हूं और इसको भी x2 y2 मान सकता हूं, ऐसा नहीं कि यही मानना है। तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फार्मूला बनता है d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को ले लें तो d बराबर रूट में क्या बनेगा, ऐसे देखेंगे x2 यह मान लेंगे x1 है, x1 के जगह पर 2 और x2 के जगह पर -3। तो पहले -3 माइनस x1 पर आएंगे, x1 क्या दिया है बेटा 2, इनका होल ऑफ स्क्वायर कर लेंगे। पुनः y2 माइनस देखेंगे y2 क्या है 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे और y1 कितना दिया है 3 और इसका होल ऑफ स्क्वायर, अर्थात d बराबर क्या बन जाएगा -3 और -2 मिलके दोनों निगेटिव है तो माइनस जुड़ जाएंगे और -5 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 का स्क्वायर होगा, d बराबर रूट में -5 का स्क्वायर प्लस 25 और प्लस 1 और इक्वल या 26 मात्रक हो जाएगा। ऐसे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। इतना ही नहीं, अब क्या होता है, ये दोनों बिंदुओं के, ये तो यह फार्मूला हो गया, इन दोनों बिंदुओं के बीच का कभी कभी मध्य बिंदु पूछ लेता है। मान लेंगे इसका मध्य बिंदु क्या है P है, इस P का निर्देशांक क्या होगा, इन P का निर्देशांक क्या होगा, तो ऐसे मेरे पास A, अब लिखेंगे दो बिंदुओं के किसी, मान लेंगे रेखा है, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर पूछ लेता है तो वहां बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं क्या फार्मूला लगाया जाए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक मान लेंगे x होगा और y हमको मालूम नहीं है, तो इसके लिए फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। हम इस d बिंदु का निर्देशांक इससे ज्ञात कर लेंगे। ऐसी स्थिति में मेरे पास यह मेरा एक फार्मूला यह बन गया और एक फार्मूला यह बन गया। अभी इसके बाद मेरे पास कभी कभी ऐसा आता है कि इसके बाह्य विभाजन और अंत विभाजन की बात आ जाती है कि इसके अगर यह इस रेखा को बाह्य और अंत विभाजन कैसे करता है। अब सपोज दैट आता है मेरा बाह्य और अंत विभाजन के लिए मध्य बिंदु का निर्देशांक, मेरे पास यदि मान लेंगे यहाँ कोई बिंदु आ गया और यहाँ पर कोई बिंदु आ गया और यह बिंदु मेरा ऐसे हो गया, यह मेरा x1 है, यह मेरा x2 है, y1 है, यह मेरा x2 है, यह मेरा y2 है, इस रेखा A है और यह B है। इस रेखा के मध्य बिंदु का फार्मूला तो मैंने लिखवा दिया। अगर कोई बिंदु ऐसे मेरा P है, क्या है बेटा P है, और इस रेखा को अंत विभाजन करता है, क्या करता है अंत विभाजन करता है और इसको यह यम संबंधे n के अनुपात में विभाजित करता है, तो इसके लिए अंत विभाजन के लिए मेरे पास जो फार्मूला बनता है, अंत विभाजन के लिए बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मेरे पास फार्मूला क्या होता है कि x बराबर यहां पर m x2 प्लस यह n है तो n x1 बाई m प्लस n, यह एक फार्मूला बन जाता है। कभी कभी इसको m1 m2 मानकर लगा लेते हैं, लेकिन m1 के जगह पर m है और m2 के जगह पर n है। ऐसे में मेरा x का यह बिंदु P का निर्देशांक x और y होगा, लेकिन मेरा x का निर्देशांक निकला, ऐसे में y का निर्देशांक निकालूंगा
तो y का निर्देशांक निकालने के लिए मेरे पास my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, यह मेरा फार्मूला बन जाता है। ऐसी स्थिति में इसके लिए फार्मूला बनता है, यदि यह रेखा, यदि कभी कभी यह अंत विभाजन के लिए हो गया, कभी कभी यह रेखा बाह्यतः विभाजन के लिए पूछ लेता है, किसका? बाह्यतः विभाजन के लिए, तो मैं किसी कोऑर्डिनेट में आ सकता है, यह निश्चित नहीं है कि किस में आएगा। तो बाह्यतः विभाजन के लिए मान लेंगे यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, और कोई रेखा ऐसे है, मान लेंगे यहाँ a है, यहाँ b है, और यहाँ एक कोई बिंदु p है। यह p इसको बाह्यतः विभाजन कर रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरी मेरा m हो जाएगा, और यहां से यहां तक की दूरी n हो जाएगा। यह इसको बाह्यतः विभाजन कर रहा है। तो इसके लिए भी यह बिंदु P का निर्देशांक अगर x और y है, तो इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मेरे पास फार्मूला होता है। यदि बाह्यतः विभाजन है, बाह्यतः विभाजन के लिए बिंदु P का निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे, बिंदु P का निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे, तो मेरे पास x बराबर क्या होगा? तो यह मेरे पास m x2 माइनस n x1 बाई m1 माइनस m2, यह हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा। y बराबर फार्मूला हो जाएगा m y2 माइनस n y1 बाई m माइनस n हो जाएगा। यह इसका फार्मूला बनेगा बाह्यतः विभाजन के लिए। यह अंतः विभाजन के लिए मेरे पास एक फार्मूला, दो फार्मूला और तीसरा फार्मूला, और यह चौथा फार्मूला है। इस फार्मूले से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत सवाल लगा सकते हैं। अब इतना ही नहीं फार्मूला है मेरे पास, यह एक सिस्टमेटिक फार्मूला है। इस फार्मूला के बाद भी मेरे पास फार्मूला है इस चैप्टर को लगाने के लिए। क्या क्या हो सकता है, आइए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह बाह्यतः अंतः यह सब विभाजन हो गया। अब कभी कभी ऐसा आ जाता है कि अगर कोई तीन बिंदु A का निर्देशांक x1 y1, यहाँ कोई A है, यहाँ कोई बिंदु B है, और यहाँ कोई बिंदु C है, और कह देता है कभी कभी कि सिद्ध कीजिए कि A B C तीनों क्या हैं? समरेख हैं, एक सरल रेखा को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर x1 y1, यह मेरा x2 y2, और यह मेरा x3 y3 हो जाता है। तीन रेखाओं के समरेख मैं फिगर मिटाकर बताना चाहता हूं, आप सभी लोगों को थोड़ा और समझ में आएगा, क्योंकि इसी फिगर में बहुत फार्मूले हो गए। तो ऐसे रेखाओं के लिए फार्मूला मेरे पास बनता है। आइए आपको बताता हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, देखेंगे इतना फार्मूला आपको जानकारी यदि हो जाता है तो निश्चित रूप से सवाल लगाने में कहीं कोई समस्याएं नहीं उत्पन्न हो सकती हैं। पुनः मैं कोऑर्डिनेट की तरफ एक बार ध्यान ले जाना चाहता हूं कि यह अपने दिमाग में यह फिगर बनना चाहिए, हर स्टूडेंट के दिमाग में यह फिगर बनना चाहिए। यह कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, यह हर स्टूडेंट के दिमाग में होना चाहिए। यह मेरा y डायरेक्शन है, ऐसी स्थिति में यह इसका ओरिजिन है 0 और 0। हम जितना इधर चलते हैं राइट हैंड साइड में वह प्लस में चल लेते हैं, जितना हम वर्टिकल रेंज में ऊपर की तरफ चलते हैं वो भी प्लस में चल लेते हैं। ऐसे में हम जितना हॉरिजॉन्टल रेंज में बाएं की तरफ चलते हैं वह माइनस में हो जाता है। ऐसी स्थिति में जितना हम वर्टिकल रेंज में ओरिजिन के नीचे की तरफ चलते हैं वह निगेटिव हो जाता है। यह इस प्रकार का यह सिस्टम है। अब मेरे पास कोई तीन बिंदु हो गया, चाहे A, B और C, ऐसे कोई तीन बिंदु हो गए, और यह सिद्ध करना है कि यह एक समरेख है, सीधी रेखा है, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, किसी भी तरीके से हो। यदि वह सीधी रेखा में है तो उसके लिए समरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, यह मेरे यदि मान लेंगे तीन बिंदु दिया रहेगा
x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, y3 हो जाएगा। यह तीनों बिंदु का तो 3 गो बिंदु मालूम रहेगा। इसके लिए संरेख होने का प्रतिबंध होता है, संरेख होने का प्रतिबंध, इसके लिए फार्मूला होता है। क्या होता है कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 इक्वल 0 आ जाता है। यदि इसको मैं सॉल्व करूं और इसका मान 0 आ जाए तो निश्चित रूप से कहेंगे कि यह एक संरेख है। और इस पर यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर बहुत ज्यादा सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछ लेता है, इस पर कभी कभी सिद्ध करने के लिए दे देता है। तो ऐसे स्थिति में हम इसको सवाल को लगाएंगे। अब यह मेरा 5th नंबर का फार्मूला है। नेक्स्ट और फार्मूला क्या हो सकता है, जैसे मेरे पास 3 बिंदु यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, ए हो, बी हो, सी हो, और यह कोई ट्रायंगल हो। ऐसा नहीं कि इसी केवल कोऑर्डिनेट में हो, ये पूरे कोऑर्डिनेट को लेकर चल सकता है। जगह के नाते मैंने इस कोऑर्डिनेट में बताने का प्रयास किया। यह मेरा अगर निर्देशांक x1 हो, y1 हो, x2 हो और y2 हो और x3 हो और y3 हो, तो एरिया ट्रायंगल एबीसी अगर तीनों निर्देशांक दिया गया हो तो इसका जो ट्रायंगल निकाला जाएगा वह कैसे निकाला जाएगा। एक तो इसका क्षेत्रफल, या तो यह ट्रायंगल जो है इसका कभी कभी केंद्रक पूछ लेता है कि इसका केंद्रक, यह ऑलरेडी 2 संबंध 1 के लिए डिवाइड करता है, 2 संबंध 1 के अनुपात में, और इसका केंद्रक मान लेंगे क्या है, कैपिटल G है। और इस बिंदु का केंद्रक का निर्देशांक अगर पूछ लेता है तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो इसके लिए बिंदु G का निर्देशांक x बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y बराबर होगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। यह तो एक इसके केंद्रक के लिए फार्मूला हो गया। इसके बाद इसका एरिया कभी कभी पूछ लेता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है एरिया ट्रायंगल ABC = 1/2। और सेम यही फार्मूला कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इस प्रकार यह मेरा इसका फार्मूला हो जाता है। मुझे लगता है कि अगर इतना फार्मूला आपको याद है तो क्लास 10th के लेवल का जितना न्यूमेरिकल आ जाएगा, जितना क्वेश्चन आ जाएगा 100% आप लगा लोगे। और जिस बच्चे को कुछ जो नहीं समझ में आएगा तो इस चैनल पर आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे सकता हूं। और मुझे आशा और विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इस सवाल को लगा लेंगे। इस चैप्टर का जितना सवाल आ जाए उसको लगा सकते हो। थैंक यू।